So, hello students, good evening once again. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म हम लोग कर रहे हैं और आइसोमेरिज्म में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करवाया था। उसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताई थी और फिर उसके बाद मैंने आपको कायरलिटी के बारे में बताया। तो अगर हम सम अप करें तो कायरलिटी में आपने क्या सीखा कि अगर किसी कंपाउंड में वन एंड ओनली वन कायरल कार्बन हो तो कंपाउंड डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा। साथ में वो एक केस है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कायरल कार्बन का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है और कायरल कार्बन का प्रेजेंट होना भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की गारंटी नहीं है। इतनी बात हमने की थी। अब आज थोड़ा उसको हम प्रैक्टिस करेंगे कायरलिटी को और फिर उसके बाद आगे उसमें नई बात आपको बताएंगे। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इनैंशियोमर्स वगैरह क्या होता है अब आपको मालूम है, इनैंशियोमर्स की प्रॉपर्टी वगैरह अब आपको पता है। कुछ एल्केन का रिएक्शन, सिंपल रिएक्शंस में यूज करूंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एग्जाम्प्लीफाई करने के लिए, कुछ एग्जाम्पल लेने के लिए। अगर आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि इस कंपाउंड का अगर हम मोनोक्लोरिनेशन करें, एल्केन का ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोनोक्लोरिनेशन करें, देन हाउ मेनी डिफरेंट क्लोरोएल्केन्स। जब लिखा जाता है हाउ मेनी डिफरेंट क्लोरोएल्केन्स तो इसमें अब सभी आइसोमर काउंट करने पड़ेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। अब इस कंपाउंड को अगर हम जरा फिर से रीड्रॉ करें तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह से है। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन आता है, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन आपने सुना होगा। तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हैं? यहां पे, यहां पे, यहां पे एंड यहां पे, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं और इसलिए 4 डिफरेंट पोजीशंस हैं जहां पे क्लोरीन आ सकता है या नहीं। अब अगर हम इन सब का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाएं तो क्या बनेगा? राइट मोस्ट कार्बन पे क्लोरीनेशन किया, second from the right, टर्सरी कार्बन पे और इस तरह से। अगर स्टीरियो आइसोमर्स को हम एक्सक्लूड करें तो 4, लेकिन इसमें 2 ऐसे हैं जिसमें कायरल कार्बन है। देखो ध्यान से, ये कार्बन कायरल है, उससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स बॉन्डेड हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, मिथाइल एंड आइसोप्रोपाइल। और इसलिए इसको एक नहीं, इसको 2 गिना जाएगा कि इसके 2 आइसोमर बनेंगे, डेक्स्ट्रो एंड लेवो।
उसी तरह से इस लास्ट वाले में अगर हम देखें तो ये स्टार्ड कार्बन कायरल है, हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल एंड क्लोरोमिथाइल, all four different, and since there is only one chiral carbon, so the compound is also chiral, compound will be optically active. और इसके लिए भी दोनों नोटेशन मैंने यूज किया है, ऊपर प्लस माइनस, नीचे डी एंड एल, एक ही बात है, दो काउंट होंगे। और इसलिए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स अगर इसका पूछा जाए, सो देयर विल बी a total of 6 isomers, होगा कि नहीं? 1 2 plus 3 4 5 plus 6, अंडरस्टूड? इसी तरह से अब एक सिचुएशन देखो, कह रहा है 6 different alkenes, all structural isomers. A to F, all upon catalytic hydrogenation. कैसे करते हैं? PTH2 gives the same smallest optically active alkane G. Deduce a structures of A2G, also label them as optically active, so geometrical isomerism, so both optical isomerism and geometrical isomerism. ये है सिचुएशन। 6 different alkenes all upon hydrogenation gives the same smallest optically active alkane. अगर एल्केन है और ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें कायरल कार्बन होगा और वो स्मॉलेस्ट भी है। हम क्या करेंगे, एक कायरल कार्बन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगाने हैं इस तरह से कि वो जो बने एल्केन वो स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो हम स्मॉलेस्ट ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल एंड प्रोपाइल। ये देखो ऑल 4 डिफरेंट हो गए। और ये स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव है। अब देखेंगे कि ये बाकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अब इसमें डबल बॉन्ड लगाना है, कहीं भी डबल बॉन्ड लगाएंगे हाइड्रोजनेशन के बाद यही मिलेगा। तो कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। आ तो गया, लगा के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये है अभी एल्केन, इधर से स्टार्ट करते हैं। 1 3 4 5 6
2 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3 4 5 6 4 1 2 3 4 5 6 5 and 6 यही है A to F। अब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए? कायरलिटी। लेट अस नेम देम A B C D E F। आर्बिट्रली मैंने नेम कर दिया। A को देखो, A का ये कार्बन कायरल है या नहीं? इथाइल मिथाइल एंड प्रोपिनाइल कायरल। लेकिन A ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता क्योंकि डबल बॉन्ड पे दो आइडेंटिकल ग्रुप हाइड्रोजन है। सो A ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऐसे टेबुलेट कर दो। A ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। व्हाट अबाउट B? B अगर हम इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को, ऑल फोर आर डिफरेंट, हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपिनाइल, सो इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। व्हाट अबाउट ज्योमेट्रिकल? यहां पे देखेंगे डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन मिथाइल डिफरेंट, हाइड्रोजन एंड द होल ग्रुप डिफरेंट। सो दोनों हाइड्रोजन अभी फिलहाल ट्रांस है, दे कैन बी सिस, सो इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मीन्स इट विल शो बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सी में कायरल कार्बन नहीं है, सी में कोई कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल दोनों इथाइल ट्रांस है, दोनों इथाइल को सिस किया जा सकता है। सो सी विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। व्हाट अबाउट डी? डी में कोई कायरल कार्बन नहीं है और साथ में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे दो आइडेंटिकल ग्रुप है, तो ये ज्योमेट्रिकल भी नहीं शो करेगा, यानी कि डी नाइदर ज्योमेट्रिकल नॉर ऑप्टिकल। व्हाट अबाउट ई? नो कायरल कार्बन इन ई, but the 2-methyl group is cis now, they can be trans, so it will show geometrical isomerism but it will not show optical isomerism. What about F? F पे ये कार्बन कायरल है, हाइड्रोजन, मिथाइल, प्रोपाइल एंड इथिनाइल, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप हैं। सो F विल शो ऑप्टिकल बट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये सब सिचुएशन पूछे जाते हैं, समझ गया? अब आगे बढ़ते हैं। कायरल कार्बन इन रिंग। किसी साइक्लोएल्केन का कोई कार्बन कायरल होगा कि नहीं, ये कैसे पता करें? तो कायरल कार्बन इज कार्बन बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। अगर हम मान लो कोई एक इस तरह का रिंग बनाते हैं और सपोज करो हमें इस कार्बन की कायरलिटी चेक करनी है। कार्बन टेट्रावेलेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन,
तो 4 बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड तो सीसी बॉन्ड रिंग के साथ होगा और 2 बॉन्ड बाहर में होगा, रिंग से बाहर होगा ना। सबसे पहले इस कार्बन की कायरलिटी के लिए जो बाहर में दोनों ग्रुप हैं ये डिफरेंट होने चाहिए, दे मस्ट बी डिफरेंट, मीन्स A should not be equal to B। उसके बाद क्या करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उस कार्बन से रिंग के दोनों साइड इस तरह से ट्रैवल करना है। हर इक्वल डिस्टेंस पे अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स मिलता है देन द कार्बन अंडर कंसिडरेशन विल बी अकायरल, नॉन कायरल। फिलहाल देखो, इस कार्बन से जब हम आगे चलेंगे इक्वल डिस्टेंस पे CH2 नेक्स्ट डिस्टेंस CH2, तो उतनी डिस्टेंस पे इधर से CH2 और ये CH2 दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। सो दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, फर्स्ट A शुड नॉट बी इक्वल टू B एंड सेकेंड सिमिलर groupings should not be present on equal distances on the two sides of ring। अब एक एग्जांपल देखो, एक कंपाउंड है जिसका नाम है क्लोरोसाइक्लोपेंटीन। पूछा जा रहा है कि क्लोरोसाइक्लोपेंटीन के लिए कुल कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, मतलब सभी का नाम क्लोरोसाइक्लोपेंटीन ही होना चाहिए, उसको तोड़फोड़ नहीं करना है, उसको साइक्लोब्यूटीन नहीं बनाना है। साइक्लोपेंटीन में एक क्लोरीन को डिफरेंट पोजीशन पे रखें तो कितने पॉसिबिलिटी बनते हैं। अब हमने ले लिया साइक्लोपेंटीन, मान लो ये क्लोरीन को यहां रखें या यहां रखें, बात एक ही है, दोनों sp2 कार्बन एक है और इसमें ना तो ज्योमेट्रिकल होगा ना ऑप्टिकल होगा, इसको हम 1 गिनेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी, क्लोरीन को यहां रख दो, थोड़ा सा इसको मैं रीराइट कर रहा हूं, क्लोरीन को यहां रख दो, दूसरा हाइड्रोजन है। सबसे पहले इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए। अब इस कार्बन से इक्वल डिस्टेंस चलेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे दोनों साइड CH2 मिला, अगले डिस्टेंस पे CH डबल बॉन्ड CH मिला, यानी कि दोनों साइड से ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट ऑन बोथ साइड, और इसलिए ये कंपाउंड अकायरल होगा और इसलिए इसको हम एक ही गिनेंगे। अब आपको मालूम है कि ये दोनों कार्बन इक्विवेलेंट है, इसमें कहीं पे क्लोरीन को रखते हैं। अगर हम क्लोरीन को इधर ले लेते हैं, मान लो, नाउ सी दिस कार्बन डिफरेंट, इधर चलेंगे तो ये CH2 है जबकि इधर CH डबल बॉन्ड है या नहीं, यानी कि ये दोनों डिफरेंट ग्रुपिंग हो गया और इसलिए ये कार्बन कायरल हो गया। और अगर ये कार्बन कायरल हो गया तो इसको हम 2 आइसोमर काउंट करेंगे, न कि एक। ये D+L, ये 1+1 2 काउंट होगा और इसलिए टोटल 4 आइसोमर्स, टोटल 4 आइसोमर्स
3 positional isomers and 1 positional isomer has levo and dextro isomer. समझा कुछ? आगे बढ़ते हैं. तो रिंग में कायरल कार्बन आपने ढूंढना सीख लिया. सपोज करो मैं एक सिचुएशन देता हूं, एक सिंपल सा रिएक्शन में एल्केन का यूज करता हूं, ये मानते हुए कि रिएक्शंस वगैरह का आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, बस रिएजेंट का आइडिया है, उससे ज़्यादा नहीं. कहा जा रहा है an organic compound A with molecular formula C6H8O2 so optical isomerism. It's so optical isomerism. A on heating with NaOH CaO gives B with molecular formula C5H8 which is optically inactive. B on catalytic hydrogenation with H2PT gives C5H10 which on heating with bromine vapor gives single mono bromination product. Deduce structure of A, B and C. आप सोच रहे होंगे पता नहीं है कौन सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर पढ़ाने लग गए. तो जाके क्वेश्चन देखोगे पास्ट ईयर का, तब पता चलेगा कौन सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने लग गए. समझते हैं जरा. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, कह रहा है सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि ये कंपाउंड कायरल है. कह रहा है ए ऑन हीटिंग विद दिस, व्हाट इज दिस, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और वैसे भी दिख रहा था कि ए और बी में CO2 का डिफरेंस है, यानी कि ए का डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, बी आ गया, और बी ऑप्टिकली इनएक्टिव है. कह रहा है विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. बी ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन विथ H2PT गिव्स सी. देखो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में सारे डबल बॉन्ड गायब हो जाते हैं, और C इज C5H10 CnH2n. यही की पॉइंट है, हर इस तरह के आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन का एक की पॉइंट होता है. C has no pi bond, therefore it must be a
साइक्लो एल्केन, क्योंकि CnH2n इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन एज वेल एज साइक्लो एल्केन, और साइक्लो एल्केन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं, डबल बॉन्ड है नहीं. सो C इज अ साइक्लो एल्केन. नाउ C upon free radical bromination gives single mono ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट. ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये साइक्लोएल्केन के सभी कार्बन इक्विवेलेंट हैं, कहीं भी ब्रोमीन लग जाए सेम प्रोडक्ट है. और ये कब होगा? जब साइक्लोएल्केन अनसब्स्टिट्यूटेड होगा, यानी कि ये कंपाउंड कोई और नहीं सी साइक्लोपेंटेन है. सी साइक्लोपेंटेन है, देयरफॉर सी इज साइक्लोपेंटेन. If it is C, then B must be cyclopentene. B must be cyclopentene. अब B अगर साइक्लोपेंटीन है तो A क्या होगा? A में इसमें COH लगेगा. अब COOH ऐसे जगह पे लगाएं कि A कायरल हो जाए. अभी अभी पीछे मैंने आपको सिखाया कहाँ लगाएंगे COH को, यहाँ पे, तब जाके ये कार्बन हो जाएगा कायरल. यहाँ लगाओगे तो नहीं होगा और इसलिए ये हो गया A. इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे आपको आंसर करना होता है. सो कंपाउंड विथ वन कायरल कार्बन का केसेस मैं आपको दिखा रहा हूं. अब जरा इसके आगे बढ़ते हैं. फिशर प्रोजेक्शन, that is very important part of optical isomerism. और अभी हम इसको समझेंगे इन अ कंपाउंड कंटेनिंग वन कायरल कार्बन में. फिर इसका एक्चुअल एप्लीकेशन कंपाउंड विथ टू कायरल कार्बन में होता है, लेकिन समझना आसान यहाँ पे होगा क्योंकि अभी हम सिंपल मॉलिक्यूल देख रहे हैं विथ वन कायरल कार्बन ओनली. सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शन है क्या? व्हाट इज फिशर प्रोजेक्शन? फिशर प्रोजेक्शन एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कुछ कन्वेंशन के अंडर 2D में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है. आप रिप्रेजेंट 2D में करते हैं, रियलिटी में वो 3D में है, तो एक सर्टेन कन्वेंशन फॉलो होता है. उसके कन्वर्जन के लिए अगर वो कन्वेंशन में जरा सा भी आगे पीछे करोगे तो कंपाउंड होगा लेवो रोटेटरी और ड्रॉ कर दोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी. सो इट इज व्हाट 2-dimensional representation of a 3-dimensional structure. How it is done? Let us try to understand. उसके लिए हम क्या करते हैं? एक कंपाउंड लेते हैं FHClBr. इसे वेज डैश और सॉहॉर्स स्ट्रक्चर बोलते हैं. सॉलिड लाइन को वेज, डॉटेड लाइन को डैश बोलते हैं. इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है जरा समझो. इस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल लाइन है दे आर इन द प्लेन ऑफ पेपर. ये पेपर के प्लेन में होते हैं. दिस डैश
behind the plane and this waves out of plane. ये इसका मीनिंग होता है. फिशर प्रोजेक्शन में क्या करते हैं? फिशर प्रोजेक्शन में कायरल कार्बन को एक इस तरह के इंटरसेक्शन से दिखाते हैं जहां पे ये कायरल कार्बन है. हॉरिजॉन्टल लाइन पे ग्रुप्स आउट ऑफ प्लेन होता है. ग्रुप्स आउट ऑफ प्लेन आर ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन. वर्टिकल लाइन पे पीछे वाला ग्रुप होता है, प्लेन के पीछे. ग्रुप्स behind the plane are on vertical line. अब ये जो कन्वेंशन हमने लिखा इसमें प्लेन पे जो ग्रुप है उसकी तो कोई बात ही नहीं हुई, आउट ऑफ प्लेन एंड बिहाइंड द प्लेन. लेकिन जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर रखे हैं उस स्ट्रक्चर में दो ग्रुप प्लेन में है, एक आउट ऑफ प्लेन है और एक प्लेन के पीछे है. तो क्या करना पड़ेगा बच्चे? अब इस मॉलिक्यूल को हमें रोटेट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से कि दो ग्रुप प्लेन के आगे आ जाए और दो ग्रुप प्लेन के पीछे चला जाए. उसके लिए मैं एक मॉडल का हेल्प लूँगा, आप कोशिश करेंगे उसको समझने का. थोड़ा सा इसमें विजिबिलिटी कम है क्योंकि स्क्रीन पे देखना थोड़ा सा इसको, बट अगर ये क्लासरूम में होता तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है. ये देखो, जरा इस स्ट्रक्चर को इमेजिन करो. ग्रीन कलर फ्लोरीन, वाइट कलर जिसको मैंने होल्ड कर रखा है हाइड्रोजन, ब्लू कलर आपके तरफ जा रहा है आउट ऑफ प्लेन ब्रोमीन, रेड कलर क्लोरीन. बात समझ में आई सबको? यानी कि ये देखो, ये मेरे पाम का प्लेन जो है वो पेपर का प्लेन है और ब्लू कलर ब्रोमीन आपके तरफ, रेड कलर क्लोरीन मेरे तरफ. क्या करना है? दोनों को सामने लाना है. दोनों को सामने लाना है. जरा गौर करना, मैं घुमा रहा हूं, ये आगे आपके तरफ दोनों, ये दोनों ग्रुप आपके तरफ है आगे आउट ऑफ प्लेन. देखो ऑटोमेटिकली बाकी दोनों पीछे आ गए. ध्यान से देखो, ये दोनों पीछे आ गए. समझ में आया? यानी इसको रोटेशन करना है 3D में. अब मैं रोटेशन करके दिखाने जा रहा हूं. हम क्या करेंगे, इस Cl और Br को ध्यान से देखो, Cl और Br को बाइक का स्टीयरिंग की तरफ पकड़ के ऐसे घुमा देंगे तो F और H दोनों पीछे चला जाएगा. अभी भी मैंने आपको दिखाया था. Cl ये देखो, ऐसे बाइक की तरह मैंने पकड़ के ऐसे घुमा दिया. देखा क्या? अब रोटेट करते हैं. तो जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये कैसे दिखेगा जरा देखना. इस कार्बन पे ये Br घूम के यहां आ जाएगा, Cl बाहर निकल के यहां आ जाएगा. ऐसे था, ऐसे हो गया दोनों आपके तरफ, और ये दोनों पीछे चला गया. F H पीछे चला गया, है ना?
अगर ये पीछे चला गया तो ये बताओ कि ये जो सामने स्ट्रक्चर बना इसमें दो ग्रुप आउट ऑफ प्लेन और दो ग्रुप बिहाइंड द प्लेन आ गया, और जैसे दिख रहा है वैसे रख देना। क्लोरीन यहाँ, ब्रोमीन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ, यानी कि सॉहर्स का ये फीसर प्रोजेक्शन हो गया। तो हमें सॉहर्स से फीसर, फीसर से सॉहर्स में जाने की जरूरत पड़ेगी अक्सर। अब फीसर प्रोजेक्शन में क्या क्या ऑपरेशन अलाउड है जिससे कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, यानी कि जिससे कि अरेंजमेंट चेंज नहीं होता, जिससे कि आइसोमर चेंज नहीं होता, डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो ही रहेगा। अगर सॉहर्स है और मान लो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो इसको जितना मर्जी घुमाते रहो ये डेक्स्ट्रो ही रहेगा। कहीं से घुमा दो, जैसे मर्जी घुमा दो, डेक्स्ट्रो ही रहेगा। घुमाने से आइसोमर नहीं बदल जाएगा। अगर ऐसा होगा तब तो हम खरीदेंगे डेक्स्ट्रो, घर आते आते लेबोरेटरी हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये तो 3D है, पेपर पे 2D में हम कैसे रोटेशन करें कि एक्चुअल में 3D में वो रोटेशन हो रहा होगा, और उसे कहते हैं 3 ग्रुप इंटरचेंज। समझना बात को, यहां देखना, मैंने व्हाइट स्फेयर को होल्ड कर लिया। मैंने इस बॉन्ड के अबाउट 120 डिग्री से रोटेशन करना चाह रहे हैं, 120 डिग्री से, क्योंकि रोटेशनल स्पेन 120, 120, 120 का है। अगर मैं इसको 120 से रोटेट कर दूं क्लॉकवाइज, ब्लू स्फेयर आपके तरफ आ जाएगा और ग्रीन आ गया रेड के जगह पे और ब्लू के जगह पे रेड आ गया। ये अभी भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही है। अब ये इस स्ट्रक्चर पे कैसे काम करेगा, हाउ विल इट वर्क ऑन दिस स्ट्रक्चर, देखेंगे। फिलहाल ये HF Cl एंड Br है। इसमें अगर हम किसी एक को होल्ड करके, मान लो हमने किसको होल्ड करना है बोलो, हाइड्रोजन को हमने होल्ड कर लिया। 3 ग्रुप इंटरचेंज किसी ने इस तरह से किया, Cl इधर आ गया, Br, ये 3D में वही काम हुआ है जो मैंने यहां पे आपको करके दिखाया। ये 3D में किसी को पकड़ के घुमा दो, समझ गए, घुमाने से आइसोमर नहीं चेंज होता। इससे चीज़ें समझना थोड़ा आसान हो जाता है। ये क्लासरूम में मैं सिखाता हूँ तो ये ज़्यादा लाइव दिखता है, बट ठीक है, यहाँ भी और बड़े हो गए हैं, समझ ही जाएंगे। तो ये हो गया। अब अगर किसी ने कहा कि क्लॉकवाइज क्यों, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, मर्जी आपकी। किसी ने इसको इस तरह से रोटेट किया तो क्या बनेगा, HF आ जाएगा इधर, Br इधर, Cl इधर, 1 2 3, दे आर ऑल आइडेंटिकल। अगर 1 डेक्स्ट्रो है तो 2 भी डेक्स्ट्रो है, 3 भी डेक्स्ट्रो है। इसको बोलते हैं 3 ग्रुप इंटरचेंज डज नॉट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। एक बार और में बनाते हैं इसको, HCl Br F। किसी ने कहा हाइड्रोजन को ही होल्ड क्यों किया, तो भाई उसकी बात मान लो, हाइड्रोजन को मत होल्ड करो, ब्रोमीन को कर लो। किसी को होल्ड कर सकते हैं और 3 ग्रुप इंटरचेंज कर सकते हैं। ये लो, क्या हो जाएगा, Br Cl नीचे, H ऊपर, F, दे आर आइडेंटिकल।
किसी ने कहा क्लॉकवाइज क्यों घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। अब क्या है, बी आर का पोजीशन फिक्स हो जाएगा, एफ आ जाएगा नीचे, एच इधर, सी एल इधर, दे आर ऑल आइडेंटिकल। 3 group interchange, do not change the configuration, do not change the isomer, optical isomer। समझ में आया कुछ आपको? ये सब चीजें यूनिकनेस है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसे आप और किसी सोर्स से नहीं सीख सकते। Three group interchange do not change the configuration, मतलब आइसोमर। कॉन्फ़िगरेशन एक खास अरेंजमेंट को कहते हैं। तो जो कायरल कार्बन पे जो अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं होगा। जैसे अपने ये 3 फिंगर का एक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको मैं जितना मर्जी घुमाते रहूं मेरे 3 उंगली का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। डू नॉट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, डू नॉट चेंज द आइसोमर। एक और ऑपरेशन अलाउड है, एक और ऑपरेशन अलाउड है। मान लो कोई एक फीचर प्रोजेक्शन है, FCH3Cl अगर फीचर प्रोजेक्शन को 180 डिग्री से इन द प्लेन ऑफ पेपर का प्लेन नहीं चेंज होना चाहिए। यानी कि ये देखो, ये पेपर का प्लेन, पेपर के प्लेन में, ऐसे नहीं, प्लेन नहीं छोड़ना, पेपर के प्लेन में, समझा? अगर, और दैट टू ओनली वाइज 180 डिग्री, अगर इसको 180 डिग्री से 180 डिग्री रोटेशन इन प्लेन ऑफ पेपर अगर करें तो देखो क्या होगा, फ्लोरीन आ जाएगा मिथाइल के जगह पे, 180 डिग्री सब अपने अपने रिफ्लेक्शन पॉइंट पे चला जाएगा। फ्लोरीन आ जाएगा मिथाइल के जगह पे, मिथाइल चला जाएगा ऊपर, हाइड्रोजन आ जाएगा क्लोरीन के जगह पे, और हाइड्रोजन के जगह पे क्लोरीन, हाइड्रोजन आ जाएगा क्लोरीन के जगह पे, और इधर आ जाएगा क्लोरीन। दे आर आइडेंटिकल, 1 and 2 आर सेम आइसोमर, दे आर आइडेंटिकल। समझ गए? तो क्या सीखा इसमें हमने? रोटेशन बाय 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर do not change the configuration। यानी कि फीचर प्रोजेक्शन पे 2 ही ऑपरेशन कर सकते हैं जिससे कि उसका आइसोमेरिज्म चेंज नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। एक 3 ग्रुप इंटरचेंज जितना बार मर्जी कर लो, या 180 डिग्री रोटेशन, और ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी चाहे कर लें 180 डिग्री रोटेशन। ये 2 ऑपरेशन से कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म चेंज नहीं होता है। अब इसे जरा अप्लाई करते हैं, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा HCH3FCl, और नीचे इसी का 4 ऑप्शन दिया जाएगा। पूछा जाएगा कि बताओ ये इसका इनएंशियोमर कौन है, या इसी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो एक मैंने दिया स्ट्रक्चर,
अगर एक स्ट्रक्चर हमने लिखा है कुछ इस तरह से CH3HClF, वी वांट टू नो द रिलेशन बिटवीन 1 and 2। या तो ये दोनों आइडेंटिकल होगा या पेयर ऑफ एनेंशियोमर होगा, मिरर इमेज होगा। देखते हैं क्या करेंगे। एक को फिक्स कर लेंगे, कीप फिक्स्ड, 1 को फिक्स कर लो। अब देखो 1 में H एंड F वर्टिकल पे है, 2 में भी H वर्टिकल पे है। जिसकी पोजीशन वर्टिकल पे सेम है उसी में से किसी एक को होल्ड कर लो। हाइड्रोजन को होल्ड कर लिया। अब क्या करना है, H तो आ गया वर्टिकल पे, F को लाना है वर्टिकल पे। तो हम क्या करेंगे, H को होल्ड करके 3 ग्रुप इंटरचेंज कर लेंगे इस तरह से, समझा। और जब 3 ग्रुप इंटरचेंज करेंगे तो सिचुएशन होगा H, F आ गया ऊपर, CH3 इधर और इधर आ गया Cl। ये 2 है। अब अपने को H चाहिए टॉप पे, तो 180 डिग्री से रोटेट कर लेते हैं इसको। नाउ रोटेट 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर। व्हाट विल हैपन, 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो सभी ग्रुप अपने रिफ्लेक्शन पॉइंट पे चला जाएगा। हाइड्रोजन ऊपर, फ्लोरीन नीचे, क्लोरीन इधर, मिथाइल इधर। इट इज 2। अब देखो ध्यान से, 1 and 2 मिरर इमेज है। दिखा क्या, ये मिथाइल का रिफ्लेक्शन यहाँ दिखेगा, सामने मिरर है। हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन यहाँ दिखेगा, फ्लोरीन का रिफ्लेक्शन यहाँ दिखेगा। यानी कि 1 and 2 आर enantiomers। बात समझ में आया आपको सबको? कैसे हम 2 स्ट्रक्चर में रिलेशन देखते हैं। मान लो HCH3C2H5Cl कुछ ऐसा है। C2H5HCl CH3 क्या रिलेशन है? FClBrH and FClBrH क्या रिलेशन है? प्रैक्टिस करना है इस पे। समझ गए? तो ये तो था कंपाउंड विथ सिंगल कायरल कार्बन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंपाउंड विथ 2 कायरल कार्बन की बात करेंगे। कल के टेस्ट के बारे में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन में दे दूं, पिछले टर्म में मैं भूल गया था। टेस्ट आपका ऑनलाइन है जैसे पीछे हुआ था। एग्जैक्टली 5 PM पे आपको क्वेश्चन और एक डिजिटल आंसर फॉर्म मिल जाएगा। इस बार आपको क्वेश्चन पेपर इन PDF भी मिलेगा और क्वेश्चन पेपर also included in digital आंसर शीट। जो डिजिटल आंसर शीट आपको मिलता है उसमें शुरुआत में क्वेश्चन पेपर भी इमेज के फॉर्म में होगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा कि मेरे पास तो 2 मोबाइल चाहिए, एक में क्वेश्चन देखूंगा, एक में आंसर करूंगा। लो, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया मैंने। आपको एक जगह क्वेश्चन सारा दिख रहा होगा, उसको देखते जाओ,
और नीचे स्लाइड करके आंसर मार्क करते जाओ। ऐसे कर सकते हो या फिर आंसर को आप साइड में लिख सकते हो, बाद में एक बार मार्क कर सकते हो। एंड दैट विल बी गिवन sharply at 5 PM. Answers will be accepted up to 5:15, 5:30 बोला है मैम ने शायद, 5:30 तक। ये इसलिए अभी थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा हम फेमिलियर नहीं है इससे, तो थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ ताकि आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ। स्पीड के बारे में हम बाद में देख लेंगे। समझ गए? जो इस टेस्ट में एब्सेंट होगा उसके लिए ये आज की क्लास आखिरी क्लास होगी। समझ गए ना? क्योंकि ये आज आखिरी लेक्चर है जो YouTube में फ्री अपलोड होगा। इसके बाद कस्टमाइज होके मेरे पास आंसर शीट आ जाएगा, मैं उससे नेम का लिस्ट बना के और सिर्फ उन्हीं बच्चों को आगे ये दिया करूँगा। एंड दैट विल नॉट बी फ्री टू ऑल। जब मर्जी जैसे मर्जी देख रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, देन फॉरगेट, फिर इस चैनल पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर सिंसियर इनफ देन ओनली स्टे एट दिस चैनल। कोई हम मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मेहनत लगती है ये सब करने में। क्लास में पढ़ाना बहुत आसान होता है। सो थैंक यू। पॉजिटिवली सभी बच्चे टेस्ट देंगे विदाउट एनी फियर कि कितना आपको आता है कितना आपको नहीं आता है। और उस टेस्ट में ग्रुप 14 पूरा होगा और ग्रुप 15 में जितना पढ़ाया है मैंने वहाँ तक, यानी कि ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस नहीं है, इसको छोड़ के बाकी जो अब तक आपने पढ़ा है। ठीक, इस बार दो ये टेस्ट। इसके बाद आगे से उसी टेस्ट फॉर्मेट में मैंने एडवांस के टेस्ट का भी पैरामीटर सेट कर लिया है, उसी में न्यूमेरिकल्स भी मैं डालना शुरू कर दूंगा। तो आगे से टेस्ट की फ्रीक्वेंसी वगैरह काफ़ी हो जाएगी। जस्ट डोंट बॉदर। थोड़ा सा आपको पता है कि इट हैपन ऑल ऑफ ए सडन, सो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इसको रिकैलिब्रेट करने में। थैंक यू।